Dear student, very good morning. As in history, we have started rise of nationalism in Europe. अब इस rise of nationalism in Europe में हमने स्टार्ट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. इसमें आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक कोड भी जिसको हम बोलते हैं. अब इसको समझने से पहले ये इस बात को जानना जरूरी है कि जो हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे होता है और क्या आइडियाज ऑफ नेशंस कैसे जनरेट होते हैं. तो इसमें हमने अगर याद हो आपको तो हमने इसमें पढ़ा था कि मोनार्की को रिप्लेस करके डेमोक्रेसी आती है और डेमोक्रेसी जब एक्टिव हो जाती है, रिपब्लिकन फीलिंग जब लोगों में आ जाती है, तो हम देखते हैं कि जैकोबिन क्लब्स जो कि मिडिल सोसाइटी से रिलेटेड जो एक जो ग्रुप था लोगों का, उसमें लोग आते हैं, मिलते हैं, सभाएं करते हैं और बहुत सारे चेंजेस उसके थ्रू होते हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को उनके थ्रू किया जाता है. फिर उसको रिप्लेस करने के बाद डायरेक्टरी आ जाती है. डायरेक्टरी जिसके बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था और आप जानोगे कि ये 5 मेंबर्स की कमेटी होती है जिसके थ्रू शासन किया जाता है. और ये रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसको रिप्लेस करके डायरेक्टरी सिस्टम के थ्रू अब एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है. क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती तो इसका फायदा उठाया जाता है हमारे डिक्टेटर नेपोलियन द्वारा. अब उस समय जो नेपोलियन थे वो मिलिट्री जनरल थे और मिलिट्री जनरल को ये पावर कैसे मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए. जब देश में जब ये रिवॉल्यूशन हो रहा था, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, जब फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन बहुत जोर शोर से हो रहा था तो अब वहां के लोगों का ये था कहना और सोचना कि ये बदलाव जो है, ये चेंजेस जो है सिर्फ यूरोप, ये हमारे फ्रांस के अंदर तक ही नहीं होना चाहिए बल्कि यूरोप के दूसरे देशों तक भी इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. फिर इस कमांड को, इसके प्रचार प्रसार को, इसके दूसरे देशों तक पहुंचाने के काम को कैरी आउट किया था मिलिट्री ने, आर्मी ने. जब आर्मी ने इसको कैरी किया तब इसमें हम देखते हैं कि एक शक्तिशाली तरीके से उभर कर आता है नेपोलियन, जो कि डायरेक्टरी सिस्टम को अबॉलिश करके एक डिक्टेटरशिप फॉर्म में लाता है और इसके तहत वो कुछ चेंजेस करता है, जिस चेंजेस को हम सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं या हम जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं. अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट है नेपोलियन लार्ज एम्पायर इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स. अब देखो, जब सत्ता पर आता है आपका नेपोलियन तो वो क्या करता है कि फ्रांस के इर्द गिर्द जो भी छोटे जो देश थे, चाहे स्विट्जरलैंड, हॉलैंड जैसे जो देश थे, उनको वो कंक्वेट करने लगता है और अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपनी टेरिटरीज में उसको मर्ज करता है. जब मर्ज करता है तो एक लार्ज एम्पायर खड़ा होता है. अब इस लार्ज एम्पायर में वो कई सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है. पहला रिफॉर्म्स क्या? डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी. उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया. बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रैशनल एंड इफिशिएंट. और साथ ही क्या किया? डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दिया कि अब यहाँ पर जनता का शासन नहीं होगा, जो होगा मैं करूंगा एंड आई विल बी द डिपोटेज. मैं एक तानाशाह के रूप में यहाँ पे वर्क करूंगा. लेकिन कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को उसने स्ट्रांग बनाया. तो ये डिपेंड करता है रूलर पर कि रूलर जो है वो किस एंथुजियम्स और किस विचारधारा के साथ में, किस एम को लेकर वो सत्ता पर आया है और वो सही तरीके से क्या चाहता है, क्या चेंजेस चाहता है देश के साथ में. तो यहाँ पर नेपोलियन की सोच देखो कई मायने में बहुत ही फ्रांस को लेकर बहुत सही थी. क्या कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को बहुत ही इफिशिएंट बनाया और रैशनल बनाया. कई ऐसे भी देश है जहां डेमोक्रेसी है लेकिन फिर भी वहां पर आप देखोगे तो
भाई भतीजावाद, या फिर आप देखोगे कि नौकरशाही का दबदबा होता है, कि नौकरशाही जो होती है, ब्यूरोक्रेसी जो होती है, वो सारे रिसोर्सेज को अपने हैंड में सेंट्रलाइज कर लेती है। तो ये डेमोक्रेसी का बहुत सारे डिमेरिट्स भी है कि हर जगह डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होती है और इसका सही तरीके से यूज नहीं किया जाता है। और जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वो देश जहां पर डिक्टेटरशिप है तो वो बहुत ही पिछड़ा है या बेकार है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत से डिक्टेटर जो ऐसे होते हैं जो वाकई में अपने देश के प्रोग्रेस, अपने देश को फ्लोरिश होता हुआ देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं और नेक्स्ट स्टेप उसने क्या रिफॉर्म किया, अबॉलिश द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। जो भी प्रिविलेज दिए जाते थे बर्थ के आधार पर लोगों को, उसको समाप्त कर दिया। अब बर्थ के आधार पर प्रिविलेज दिए किसको जाते थे, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया आपको कि फ्रांस जो था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के जो लोग थे उनको बर्थ के आधार पर, मतलब अगर उनका जन्म होता है फर्स्ट या सेकंड स्टेट में तो उनको ऑटोमेटिक ही कुछ फैसिलिटीज मिल जाती थी, कुछ प्रिविलेज मिल जाते थे, जैसे उनको टैक्सेस पे नहीं करने होंगे और बहुत सारे प्रिविलेज दिए जाते थे। तो उन सारे प्रिविलेजेस को बर्थ के आधार पर जो दिए जाते थे उसको उसने अबॉलिश कर दिया और उसने इंट्रोड्यूस किया कि सभी लोग इक्वल होंगे लॉ के सामने। ठीक है, जो भी लॉ बनाया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, वो फर्स्ट स्टेट से हो, सेकंड से हो या थर्ड स्टेट से हो, सभी के लिए एक समान नियम होंगे और सबको उस नियम के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अब सपोज दैट कि हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैफिक रूल को लेकर, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल को तोड़ता है तो ऐसा नहीं है ना कि ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो आप बोलो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग हैं, चाहे जो ब्यूरोक्रेसी क्लास के लोग हैं, उनके लिए अलग लॉ होगा और जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके लिए अलग लॉ होगा। अलग बात है कि किसी की पहुंच अलग होती है, किसी की कुछ पहुंच के थ्रू एक सेटलमेंट हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर उनको साबित कर दिया जाता है कि वो गलत है तो उनको एक ही लॉ के साथ पे ट्रीट किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम क्या है, फ्यूडल सिस्टम, serfdoms and the monarchical dues were abolished। अब फ्यूडल सिस्टम क्या था, तो मोनार्की सिस्टम को अगर हम देखते हैं, मोनार्की जब पैटर्न जब था उस देश में, उस समय देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम भी था कि राजा क्या करते थे, एक बड़े अंपायर को कंक्वेट करने के बाद में छोटे छोटे स्टेट्स में अपने फ्यूडल्स को बैठा देते थे कि आप उस एरिया को देखो, वहां के जो भी टैक्सेस होंगे, वहां का जो भी प्रोडक्शन है वो सब आपके सुपरविजन में देखा जाएगा, आप वहां से टैक्सेस कलेक्ट करोगे, आप लोगों को वर्क दोगे। तो ऐसे वहां पे फ्यूडल सिस्टम जो था काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तो उसने इस फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंती व्यवस्था जो थी उसको खत्म किया। फिर सैफरडम क्या, जो कि मान लो कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो लोग जो कर्ज उन्होंने लिया वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं और फिर जिसके पास में अपनी जमीन नहीं है तो वो एज ए पीजेंट लेबर के रूप में खेतों में वर्क करते थे, तो उसको सर्फडम करते थे। तो ऐसे सर्फडम सिस्टम को खत्म कर दिया। फिर हम देखेंगे मोनोरियल ड्यूज। मोनोरियल ड्यूज क्या होता था कि जो बहुत ही शक्तिशाली किसान होते थे, एक स्ट्रॉन्ग किसान जो होते थे, स्ट्रॉन्ग मतलब पैसे से, जमीन से, तो वो क्या करते थे, अपने से नीचे जो भी पुअर क्लास जो होता था उसको वो कर्ज देते थे और वो कर्ज का इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता था कि वो चुका नहीं पाते थे और उनका ड्यूज जो वो बढ़ता चला जाता था। तो ऐसा जो मोनोरियल ड्यूज जो होता था उस सारे ड्यूज को भी नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। फिर हम देखेंगे ड्यूल रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो था, तो राजा महाराजाओं यानी कि मोनार्की सिस्टम के समय या आप डेमोक्रेटिक टाइम में भी देखो तो इस गिल्ड पर रिस्ट्रिक्शन किया गया था। अब ये गिल्ड क्या था कि जैसे देश का कोई एक वर्ग है, जैसे मर्चेंट है, तो मर्चेंट क्लास के जितने भी लोग हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का वैल्यू तय करेंगे और उसी के आधार पर उसका सेल होगा।
तो यहाँ पर जो भी सरकारें थी, चाहे वो मोनार्की सिस्टम में हो, चाहे वो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत हो, उसने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ऐसा गिल्ड नहीं बनना चाहिए और गिल्ड में रहकर वर्क नहीं होना है, ठीक है। लेकिन नेपोलियन की सोच यहाँ पर अलग थी। उसने कहा कि इससे ट्रेड डेवलप्ड होगा, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और एक मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाता है गिल्ड से और एक प्रेशर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर गिल्ड को उसने जो रिस्ट्रिक्टेड था उसको हटा दिया, रिस्ट्रिक्शंस को, और कहा कि अगर हम ट्रेड और अपने इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, फ्लोरिश होता हुआ देखना चाहते हैं, देन व्हाट वी शुड इंट्रोड्यूस गिल्ड सिस्टम, कि हमको इस गिल्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और ये होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया ताकि ट्रेड और जो भी हमारा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो हमारी डेवलप कर सके। अब इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर। अब स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर को उसने इंट्रोड्यूस किया। ये तो इंट्रोड्यूस हमारा फ्रांस में पहले भी हो चुका था, जब हम देख रहे थे आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशंस एंड द आइडियाज ऑफ द नेशन, जब हमने देखा उसमें हम सेंस ऑफ कलेक्टिव सेंस की बात जब हम कर रहे थे, तब भी हमने इस चीज को देखा था कि तभी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, वेट एंड मेजर को। लेकिन इस पर भी फोकस किया था नेपोलियन ने कहा कि वेट एंड मेजर जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झारखंड का वेट एंड मेजर डिफरेंट होगा और उत्तर प्रदेश का वेट एंड मेजर डिफरेंट होगा। चाहे आप गांव में चले जाओ या शहर में रहो, आप किसी भी जगह जाते हो, चाहे आप ग्रोसरी शॉप में जाओ, चाहे आप सब्जी मंडी में जाओ, आप जहां भी जाओ तो आपको एक इक्वल वेट और मेजर का यूज किया जाना चाहिए जो सबके लिए एक बराबर हो। एंड द यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन नेशनल करेंसी, और सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ भी होना चाहिए, एक इक्वल नियम होना चाहिए, और साथ ही साथ में पूरे देश के लिए एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। जैसे कि मोनार्की सिस्टम में जिस राजा के अधीन जो एरिया होता था वो राजा अपने अकॉर्डिंग करेंसीज को जारी करता था, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं रहा। अब यहाँ पर ये चेंजेस कहा गया कि देश एक है तो करेंसी भी एक होनी चाहिए, ठीक है, करेंसी भी एक होनी चाहिए। एंड नाउ थिंग्स नेक्स्ट, ये सारे जो पॉइंट्स थे ये हमने देखा कि ये हमारे सिविल कोड ऑफ 1804 थे या नेपोलियनिक कोड थे। अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे इससे अलग हटकर फ्रेंच आर्मीज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। अब जब फ्रेंच आर्मी, अब नेपोलियन के साथ कुछ उसके आर्मी भी थे, अब इस आर्मी का काम क्या था कि और अपने एरिया को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, एक्सपेंशन करना अपने टेरिटरीज का। तो टेरिटरीज का एक्सपेंशन जब उसने शुरू किया तो दूसरे देशों में जाकर दूसरे देशों में हमला किया, दूसरे देशों को जीतने की कोशिश की, तो लोगों को लगने लगा कि इतना सब कुछ बेटर किया है नेपोलियन ने अपने देश में, तो ये अब हमारे देश को कंक्वेट कर रहा, हमारे देश को जीत रहा है। इट मीन्स कि अब हमारे देश में भी कुछ अच्छा होगा। तो लोगों ने उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा, यानी कि आजादी का झंडा लेकर आने वाला व्यक्ति कहा कि ये हमारे लिए भी आजादी लाया है। और जो रिफॉर्म्स उसने अपने देश में किया, फ्रांस में किया है, वो अब हमारे देश में होगा। तो वो बहुत ही उत्साहित थे कि ऐसा व्यक्ति आया है जो चेंजेस करेगा। लेकिन जल्द ही जो भी उनका एंथुजियम था, जो लोगों का, जो उनकी उत्साह थी, वो हॉस्टिलिटी में बदल गई, एक विद्रोह में बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, उनका एंथुजियम इसलिए हॉस्टिलिटी में बदल गया कि नेपोलियन ने दूसरे देशों को एक गुलाम देश के जैसा ही समझा, ठीक है, और गुलाम देश के जैसा समझते हुए उसने पॉलिटिकल फ्रीडम को अपने हाथों में ले लिया। मतलब कि जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम उनको मिलता था अपने मोनार्की सिस्टम में या कोई और ही जो भी सिस्टम उनका रहा होगा, पॉलिटिकल सिस्टम हुआ हो, उस सिस्टम में जो मिलता था, अब उनको वो चीज नहीं मिलने लगा। अब जैसे कि अभी आप एक रिसेंट एग्जांपल ले लेते हो पाकिस्तान का और पीओके का, ठीक है,
पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है। तो आप देखो कि दोनों जगह पर अक्सर ये न्यूज आते हैं कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। तो सेम वही तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जो हम देखेंगे, वो हमें नेपोलियन के पीरियड में वैसे कंट्रीज में देखने को मिलता है जो कि उसने जीता था, जो फ्रांस का अपना अभिन्न अंग नहीं था। ठीक है। अब साथ ही साथ उसने यहाँ पर क्या किया कि अब देखो किसी भी देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेशन से। तो यहाँ पर नेपोलियन ने वैसे देशों पर टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया, यानी कि टैक्सेस बढ़ा दिए। फिर सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप ये लगा दिया कि अब आपके पास वो आजादी नहीं रह गई है। यू आर नॉट फ्री फॉर डिलीवर स्पीच, यू आर नॉट फ्री टू पब्लिश बुक्स और द न्यूज़पेपर। अगर आप कुछ भी न्यूज़पेपर या बुक्स पब्लिश कर रहे हो या कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो तो वो आपका सेंसरशिप किया जाएगा। सेंसरशिप उस सारी चीजों को देखा जाएगा कि क्या वो देशद्रोही तो नहीं है, क्या आप किसी लोगों को भड़काने का काम तो नहीं कर रहे हो। यानी कि वो पूरा एक चेक होगा, प्रोसेस के थ्रू जाएगा और तब उसकी परमिशन मिलेगी चेकअप के बाहर, पूरे उसको देखने के बाद में कि हाँ ये सब कुछ सही है, किसी तरीके से कोई देश विद्रोही वर्क नहीं किया जा रहा है। नाउ यू कैन डू एंड यू कैन पब्लिश। तभी आप जाकर उसको पब्लिश कर सकते थे या यूज कर सकते थे। जैसे कि आप एक सेंसरशिप का एग्जांपल लो, तो जैसे कि कोई भी मूवी, जब मूवी मार्केट में आती है, मार्केट में बोलो कि या जब रिलीज होने से पहले उसको सेंसर बोर्ड पास करती है। सेंसर बोर्ड ये चेक करती है कि कहीं इसमें कुछ ऐसे सीन नहीं है जो आपत्तिजनक हो, जिससे हमारे देश का जो भी सौहार्द है वो बिगड़ जाए, शांति बिगड़ जाए। तो ऐसी चीजों को ध्यान दिया जाता है इस सेंसरशिप में। उसके बाद सेंसर बोर्ड उसको पास करके आगे रिलीज मतलब उस मूवीज को रिलीज करने का परमिशन देती है। The next topic is what post conscriptions into the French armies। अब लोगों को अपने फ्रेंच आर्मी को मजबूत बनाने के लिए और दूसरे टेरिटरीज को जीतने के लिए आर्मी की जरूरत थी, लोगों की जरूरत थी। तो लोगों को कंस्क्रिप्शन कहा, मतलब फोर्सफुली उनको भर्ती किया गया आर्मी में, उनको रखा गया आर्मी के वर्क के लिए कि आप अब सैनिक के रूप में वर्क करोगे और देश के लिए लड़ोगे। तो जबरदस्ती फोर्सफुली कंस्क्रिप्ट किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से नेपोलियन को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की जगह पर जो भी लोगों का जो एक एंथुजियम था, जो जेल था, वो टर्न हो जाता है हॉस्टिलिटी में और लोग उसको विद्रोही मानने लगते हैं। ठीक है, उसके प्रति वो विद्रोही नहीं बोलेंगे, लोग उसके विद्रोही हो जा, मतलब उसका विद्रोह करने लगते हैं कि ये सिस्टम हमको पसंद नहीं आया और इससे हमारी खुद की जो आजादी थी, जो कुछ भी हमें पहले मिला हुआ था, वो भी खत्म हो गया। तो these are the some points which we have discussed and अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, then you can ask to me in the class also. Okay, thank you very much.